हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते होंगे। सा एजुकेशन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिडाइवल हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 2 की क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए अब प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 1। ओके, प्रश्न नंबर 1 में है लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत काल में बारिद का कार्य क्या था। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सल्तनत काल में बारिद, ओके, इस तरीके के जो शब्द आते हैं, इस तरीके की शब्दावली आती हैं या कहें हम जो है टर्मोलॉजी आती है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है। बारिद का कार्य क्या था, कार्य से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 1 में ऑप्शन है न्यायाधीश, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्तचर एंड डी सैन्य अधिकारी। तो बारिद को आखिर हम क्या कहते थे? न्यायाधीश कहते थे, राजस्व अधिकारी कहते थे, गुप्तचर कहते थे या सैन्य अधिकारी कहते थे? अगर हम उसको जो भी बोलते हैं तो उससे जुड़ा हुआ काम हमें मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्तचर। बारिद को क्या बोला जाता था? दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर बोला जाता था। और ये बारिद जो प्रांत और रियासतों से जुड़ा हुई जो भी गुप्त जानकारी थी वो शासक तक पहुंचाता था या कहीं सुल्तान तक पहुंचाता था या कुछ गोपनीय जानकारियों का कलेक्शन करता था, उसकी रिपोर्ट बनाता था। ओके, ये भारत का मुख्य कार्य था। तो इस तरीके से अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। देखिए न्यायाधीश गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि न्यायाधीश दिल्ली सल्तनत सल्तनत में काजी हुआ करते थे। काजी को न्यायाधीश बोलते थे और काजी का मुख्य कार्य था अदालत में न्याय देना, ओके, जजमेंट करना। रही बात राजस्व अधिकारी, तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। बारिद राजस्व अधिकारी नहीं हुआ करता था। राजस्व अधिकारी दिल्ली सल्तनत में मुस्तखिज को बोलते थे, अमीन को बोलते थे, ओके, और इनका मुख्य कार्य था कर की वसूली करना। बात आती है गुप्तचर की। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बारिद राज्य और प्रांतों में गुप्त सूचना जुटाता था और रियासतों और अधिकारियों की निगरानी करता था। ओके, इस तरीके से बारिद का ये मुख्य कार्य था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, सुल्तान को बहुत ही सीक्रेट जानकारी या कभी कहीं बगावत होने वाली है, कहीं विरोध होने वाला है, तो उसकी जानकारी सुल्तान तक पहुंचाता था। एक रिपोर्ट तैयार करता था बारिद। अगर बात करते हैं सैन्य अधिकारी की, तो ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा क्योंकि सैन्य अधिकारी तो अमीर कहलाते थे। अमीरों को सैन्य अधिकारी बोलते थे या सैनिक कमांडर कहते थे। सेना का संचालन करने का काम इन्हीं लोगों का था, भारत का काम ये नहीं था। ओके, तो प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया है प्रश्न नंबर 1 का। 2 क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 2 पर चलिए। निम्न में से कौन सा अकबर की धार्मिक नीति से सही सुमेलित है? अकबर की धार्मिक नीति से सही सुमेलित है, ये सारी की सारी अकबर की धार्मिक नीतियां थी। अगर हम बात करते हैं मजहरनामा, अगर हम बात करते हैं सुलह कुल, इबादत खाना, दीन इलाही, तो क्या इनके सामने जो लिखा हुआ शब्द है या लिखे हुए शब्द हैं वो क्या सही है? मजहरनामा क्या इस्लामी कट्टरता से जुड़ा हुआ था? सुलह एक कुल क्या धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ा हुआ था? इबादत खाना क्या सैन्य सुधार से जुड़ा हुआ था? दीन इलाही क्या कर सुधार से जुड़ा हुआ था? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मजहरनामा, अगर हम बात करते हैं मजहरनामा था क्या और इसका क्या उद्देश्य था, इसको समझते हैं। इस्लामिक कट्टरता के साथ इसका क्या कनेक्शन था या नहीं था, आखिर ये गलत क्यों हुआ? देखिए, जो मजहरनामा था वो अकबर के समय का एक ऐतिहासिक ग्रंथ था, ध्यान रखना। और ये अकबर की जीवन के बारे में, अकबर की शासन की घटनाएं जो हुई हैं उसके बारे में बताता। जो भी जीवन की घटनाएं हुई हों अकबर के या शासन प्रशासन से जुड़ी ही जो भी बातें होती हैं, तो वो सारी की सारी मजहरनामा में लिखी हुई हैं। लेकिन मजहरनामा का संबंध किसी धार्मिक कट्टरता से नहीं था, किसी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि ये तो इतिहास और संस्कृति की एक झलक थी। इतिहास और संस्कृति का एक दस्तावेज था स्टूडेंट। ओके, ऑप्शन 2 पर आते हैं, सुलह कुल देख लेते हैं जो हमारा राइट आंसर है। ये क्या हो सकता है? सुलह एक कुल की अगर हम बात करते हैं तो ये अरबी शब्द है और अरबी शब्द में सुलह का मतलब होता है शांति, यानी कि समझौता। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुल का मतलब होता है सभी के साथ, यानी कि सभी के साथ अगर हम शांति और समझौते की नीति के साथ चलते हैं तो उसे बोलते हैं सुलह कुल। तो ये एक
धार्मिक सहिष्णुता के साथ जुड़ा हुआ था। और अगर हम बात करते हैं सुलह-ए-कुल अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रतीक था, ध्यान रखना। अकबर ने ये जो सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई तो वो धार्मिक सहिष्णुता का ही प्रतीक था। और ये क्या करता था सुलह-ए-कुल के माध्यम से जो सभी धर्मों के लोग थे उनको उनके साथ समान व्यवहार किया जाता था, उनको समान सम्मान दिया जाता था, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता था अकबर के समय। और इसका बहुत ही बेहतर अगर आप देखेंगे परिणाम है, अकबर ने अपने दरबार में तो हिंदू मंत्रियों को बहुत उच्च पद दिए थे। जजिया कर को समाप्त कर दिया था, अगर हम बात करते हैं इबादत खाना बनवाया था, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ा हुआ स्टूडेंट। इबादत खाना की अगर हम बात करते हैं सैन्य सुधार तो ये इसका कोई संबंध नहीं है सैन्य सुधार से, क्योंकि इबादत खाना क्या था अकबर का धार्मिक चर्चा स्थल था। यानी कि अकबर जो भी धर्म से संबंधित बातें करता था तो वो इसी धार्मिक चर्चा स्थल में होती थी, यानी कि इसी जगह पर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के विद्वान इकट्ठा होते थे और अपने धर्मों से जुड़ी हुई बातें करते थे। और उसके बाद एक सही निष्कर्ष पर पहुँचा जाया जाता था। ओके, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इबादत खाना का मतलब क्या है, किसी सैन्य सुधार से नहीं था बल्कि एक धार्मिक विचार विमर्श का एक केंद्र था, जो कि कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। दीन इलाही की अगर हम बात करते हैं तो कर सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि दीन इलाही तो अकबर का एक व्यक्तिगत धार्मिक आंदोलन था और अकबर ने विभिन्न धर्मों के तत्वों का उसमें मिश्रण किया था। अकबर को लगता था ये बात इस धर्म की अच्छी है, ये बात इस धर्म की अच्छी है, ये बात इस धर्म की अच्छी है। तो अच्छी-अच्छी बातों को अकबर ने अपने अनुसार उठाया और अपने दीन इलाही में शामिल कर दिया। तो वो धार्मिक आंदोलन था। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, एक यहाँ पर विवाद आता है कि दीन इलाही क्या वास्तव में एक धर्म था? तो वो एक सिद्धांत था, एक प्रिंसिपल था, उसको लोगों ने अपनाया था, बहुत सारे लोगों ने अपनाया था। तो इस तरीके से क्योंकि दीन इलाही एक धर्म नहीं था, इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है क्योंकि इसकी कोई अपनी एक पुस्तक नहीं थी, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था। ठीक है? इसकी हम चर्चा क्लास में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर आते हैं अब हम अ, दूसरा तीसरे पर, ठीक है? अकबरनामा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और अकबरनामा के लेखक कौन थे? ये किस भाषा में लिखा गया था स्टूडेंट? अबुल फजल ने लिखा था फारसी भाषा में, फैजी ने लिखा था अरबी भाषा में, बदायूनी ने लिखा था तुर्की भाषा में या निजामुद्दीन ने लिखा था हिंदी भाषा में। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने ही फारसी भाषा में अकबरनामा को लिखा था। तो अगर हम बात करते हैं अबुल फजल ने फारसी भाषा में अकबरनामा को लिखा, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल थे और अकबर के जीवन के बारे में, उनके शासन से जुड़ी हुई बातों के बारे में, नीतियों का अच्छी तरीके से वर्णन अबुल फजल ने ही किया है अकबरनामा में। फैज़ी ने अकबरनामा नहीं लिखा है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बदायूनी तो ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना। ऑप्शन नंबर आते हैं प्रश्न नंबर आते हैं 3 पर, प्रश्न नंबर 3 के बाद 4 पर, ओके? देखिए मुगल काल में मीर-ए-बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? अगर बात करते हैं मुगल काल में मीर-ए-बख्शी, तो ये इसका मुख्य कार्य क्या था? इम्पोर्टेंट बात है। ऑप्शन ए राजस्व संग्रह, ऑप्शन बी सेना में नियुक्ति व वेतन, ऑप्शन सी न्यायिक निर्णय, डी बाजार नियंत्रण। क्या कार्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेना में नियुक्ति। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है साएजू अकेडमी, ओके? साएजू अकेडमी। और ये ऐप पर आपको मिलने वाले हैं फ्री टेस्ट, एकदम फ्री है, कोई फीस नहीं जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यूट्यूब पर भी क्लास को देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर क्लास देखते समय शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना स्टूडेंट, ओके? अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस को देख रहे हैं तो। तो मैं आपको बता दूं सेना में नियुक्ति व वेतन की बात। देखिए मुगल काल में अगर जो जो यहाँ पर जो ऑप्शन है किससे जुड़ा हुआ है? मीर बख्शी से जुड़ा हुआ है क्या? किससे जुड़ा हुआ है? मैं देख लेता हूँ। मीर बख्शी से जुड़ा हुआ है और मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व संग्रह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्व संग्रह का कार्य वजीर करता था या अमीन करते थे या दीवान लोग करते थे, लेकिन मीर बख्शी से इसका कोई मतलब ही नहीं था।
सेना में नियुक्ति व वेतन से संबंधित मीर बख्शी का ही कार्य था, क्योंकि मीर बख्शी सैनिकों की भर्ती करते थे, सैनिकों को प्रमोशन देते थे, उनकी पदोन्नति करते थे और वेतन भुगतान भी यही करते थे। युद्ध या युद्ध से संबंधित जो सलाह होती थी, मशवरा होता था, तो ये मीर बख्शी की सलाह मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ओके स्टूडेंट, न्यायिक निर्णय कार्य नहीं था, न्यायिक निर्णय का कार्य काजी का था, काजी करते थे। और बाजार नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो अनाज, कपड़ा या दाज का जो बाजार नियंत्रण था वो कौन करता था? सुल्तानी अधिकारी करता था, जिसे हम बोलते हैं खादिम करता था। कौन करता था स्टूडेंट? खादिम। तो अगले बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या है? देखिए स्टूडेंट, औरंगजेब द्वारा पुनः लागू किया गया जजिया कर किस पर नहीं लगता है? औरंगजेब ने जो जजिया कर दोबारा से लागू किया था वो किस पर नहीं लगता है? दोबारा का मतलब यहाँ क्या है? देखिए, जजिया कर को अलग अलग समय में, अलग अलग सल्तनत में, मुगल काल में अलग अलग शासकों ने किया, उसको लगाया है, हटाया है। ये काम लगातार चलता रहा है। अगर हम बात करते हैं मुगल काल की, तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा से लगा दिया। और ये किस पर लागू नहीं होता था? हिंदू व्यापारियों पर लागू होता था, ब्राह्मणों पर भी लागू होता था, वृद्धों पर भी लागू होता था, लेकिन महिलाओं पर लागू नहीं होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं। और ऐसा क्यों है? जजिया कर एक्चुअली क्या था? जजिया कर केवल पुरुषों पर लगता था और गैर मुस्लिम पुरुषों पर लगता था। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हों, उन पर जजिया कर नहीं लगता था। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बुजुर्ग के मामले में यहाँ पर विवाद है। बुजुर्ग के मामले में विवाद है, क्योंकि बुजुर्ग के मामले में ये कहा गया है कि जो बुजुर्ग अगर कैपेबल है, टैक्स दे सकता है, तो वो उस पर जजिया कर लग जाएगा। मतलब जो है हिंदू बुजुर्ग। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल था। तो वृद्ध के मामले में थोड़ी सी ये बातें हैं कि वृद्ध व्यक्तियों पर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन सभी पर नहीं। कुछ वृद्ध ऐसे थे जो कैपेबल थे, टैक्स दे सकते थे, तो उन पर जजिया कर लगता था। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर महिलाओं के बारे में बात आया तो ये एकदम क्लियर है कि महिलाओं पर जजिया कर नहीं लगता था। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महिलाएं। तो वृद्ध के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे आप, लेकिन सभी वृद्ध नहीं शामिल थे, कुछ वृद्धों पर जरूर लगता था। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सुमेलित से क्वेश्चन है। इल्तुतमिश एकता व्यवस्था से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना से संबंधित है, शेर शाह सूरी मुद्रा सुधार से, हुमायूं मनसबदारी व्यवस्था से। अगर हम बात करते हैं तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स बता सकते हैं। इल्तुतमिश का तो एकता व्यवस्था से डायरेक्ट संबंध। अलाउद्दीन खिलजी का स्थायी सेना से क्या संबंध था? बिल्कुल संबंध था। शेरशाह सूरी ने मुद्रा में सुधार किया, रुपया। अगर बात करते हैं हुमायूं मनसबदारी व्यवस्था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था का संबंध था अकबर से। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो गलत है इसलिए राइट गलत। अगर इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एकता व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहली क्लास में भी आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन लेक्चर है। ठीक है, बहुत बेहतरीन नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो इल्तुतमिश का एकता व्यवस्था से डायरेक्ट संबंध था। एकता का मतलब क्या होता है? अगर कोई सेना या अधिकारी, अगर हम बात करते हैं कोई भी सैनिक या अधिकारी दिल्ली सल्तनत में सेवा देते थे, तो सेवा के बदले में वेतन ना देकर कुछ भूमि का हिस्सा दिया जाता था, और उस भूमि पर उसको जो है कर वसूली, राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता था। तो ये क्या होती थी? एकता व्यवस्था होती थी। एकता व्यवस्था में जो भूमि से कर वसूलते थे वेतन के बदले में, जिसे भूमि मिल रही है, वो इक्तादार कहलाते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना इस चीज का। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध स्थायी सेना से बिल्कुल था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसी ने स्थायी सेना और पक्का वेतन प्रणाली लागू भी की थी, बहुत सुधार किया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो लागू की गई थी, इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि जो सेना सेना का जो है वर्चस्व बढ़ाया जाए, सेना को मजबूत किया जाए। शेरशाह सूरी ने मुद्रा सुधार किया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रुपया जो आज के दौर में भी दिखाई देता है वो शेरशाह सूरी की ही देन है। और अगर हम बात करते हैं हुमायूं मनसबदारी व्यवस्था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था का संबंध अकबर के शासनकाल से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। शेर शाह सूरी के समय, अगर हम बात करते हैं शेर शाह सूरी के समय जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को टंका, रुपया, दाम, अशर्फी। तो रुपया इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, इस पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, आप समझ जाएंगे। हाँ, ये ऐसा ही है, क्योंकि चांदी के सिक्के को ही रुपया कहा जाता था शेर शाह सूरी के समय। अगर हम बात करते हैं टंका, टंका गलत क्यों है यहाँ? टंका सोने का या तांबे के पुराने सिक्के होते थे, सोने तांबे के पुराने सिक्के, और ये बहुत पहले, जैसे कि प्राचीन और दिल्ली सल्तनत में प्रयुक्त हुए। प्राचीन भारत के बारे में बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उस समय यूज किए गए थे टंकाओं को। और अब शेरशाह सूरी का तो रुपया है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और जो शेरशाह सूरी थे, उनका जो रुपया है लगभग 178 ग्राम का था, ठीक है, चांदी का। और मुगल काल में भी जारी रहा है, उसके बाद के शासन में भी लगातार ये अस्तित्व में रहा और आज भी दिखाई देता है। यानी कि रुपया जो हम यूज कर रहे हैं, रुपया जैसा शब्द आया है वो यहीं से आया है। दाम बिल्कुल गलत हो जाएगा। दाम क्या होते थे? छोटे मूल्य वाले सिक्के होते थे, टकसाल में मामूली मूल्य के सिक्के दाम। ओके, अशर्फी सोने का सिक्का होता था, अशर्फी कहते थे, अशर्फी वो सोने का सिक्का होता था और बाद में मुगलों ने उसको जारी किया था। तो प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कथन मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में सही है? लगाइए, इसका उत्तर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको लगाना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, एमबीटी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में सही पूछा है। राजधानी परिवर्तन सफल रहा। देखिए, तांबे की मुद्रा को स्वर्ण के बराबर घोषित किया, करों में कमी की, सैन्य व्यय घटाया। क्या किया था आखिर? तो देखिए, राजधानी परिवर्तन सफल रहा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जाने ही इस बात के लिए जाता है कि उसका कोई काम सफल नहीं हुआ। तांबे की मुद्रा को स्वर्ण के बराबर, करों में कमी और सैन्य व्यय घटाया। तो क्या राइट आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है राइट आंसर? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, राजधानी परिवर्तन सफल नहीं रही थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी में परिवर्तन किया था, और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उसको असफलता मिली। ओके, रही बात तांबे की मुद्रा को स्वर्ण के बराबर घोषित किया था, ये बात सही है, क्योंकि टोकन मुद्रा के रूप में अस्तित्व में आई थी ये मुद्रा, और एक तरीके से तांबे की मुद्रा, ओके, टोकन मुद्रा के रूप में। अगर हम बात करते हैं, कभी कभी चांदी के बराबर, टंके के बराबर की बात भी चलती है, तो इसमें भी कोई शक नहीं, ऐसा भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो तांबे की मुद्रा और पीतल की मुद्रा टोकन मुद्रा के रूप में आई सामने, और वो क्यों आई? क्योंकि चांदी के टंके या सोने की कमी हो गई थी और टोकन मुद्रा के रूप में लेकर आए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? करों में कमी की, ये गलत बात है, करों में कोई कमी नहीं की गई थी, परेशानियां लगातार आ रही थी चारों तरफ से, तो करों में वृद्धि की गई थी। और जो विशेषकर पंजाब में और दक्षिण भारत में करों में वृद्धि की गई थी। सैन्य व्यय घटाया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े पैमाने पर सेना और अभियान पर खर्च किया था, तो सैन्य व्यय तो वैसे भी नहीं घट सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका? अगर यहाँ ध्यान देंगे आप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी लगा सकते हैं आप, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में परगना का प्रमुख अधिकारी कौन था? ओके, परगना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। ठेकेदार, अमीन, फौजदार और मुहतसिब। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत की या मुगल काल की, तो वहां पर हमें इन शब्दों पर बहुत ध्यान देना है कि परगना का मतलब क्या होता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में परगना का प्रमुख अधिकारी कौन था? उसे बोलते हैं ऑप्शन ए शिकदार बोलते हैं। शिकदार इज राइट आंसर है। परगना का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था शेरशाह सूरी के समय में। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन यूपीएससी में तक पूछा गया था 2021 में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिकदार का मतलब समझ गए हैं आप क्या होता है? और जो शिकदार का मुख्य कार्य था वो कृषि राजस्व वसूल करना था, या कहें स्थानीय प्रशासन की निगरानी करना था।
ऑप्शन बी जो है अमीन है वो गलत है, क्योंकि अमीन राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ एक अधिकारी था जिसका काम था राजस्व का रिकॉर्ड रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, राजस्व वसूली करना। ओके, फौजदार गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि फौजदार क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था का प्रभारी था। फौजदार उसको बोलते हैं, जैसे कि आज के दौर में कोतवाल। मोहतसिब गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहतसिब को मैंने बताया था बाजार और सामाजिक व्यवस्था पर निगरानी रखने वाला अधिकारी था। बाजार और सामाजिक व्यवस्था पर क्या रखने वाला था? निगरानी रखने वाला अधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 10 में आते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार से जुड़ा हुआ है, में शामिल नहीं है। टोकन मुद्रा, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। राजधानी परिवर्तन चर्चा कर चुके हैं। भूमि कर में वृद्धि। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संबंध इससे नहीं है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। बाकी सब क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर लिख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अगर हम बात करते हैं तो देखिए सब क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो कपड़ा बाजार थी, दास बाजार था, अनाज बाजार था, उसके मूल में नियंत्रण किया था। और मूल में नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य था ताकि सेना मजबूत हो, और सैनिकों का वेतन कम कर दिया था। अब बाजार से सैनिकों को बहुत कम दाम पर वस्तुएं मिल जाएंगी, तो सेना अपना बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकती है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या है? राइट आंसर देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रश्न नंबर 11। 27 कहाँ पहुंच जाएंगे हम? प्रश्न नंबर दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज पर आइए। और दीवाने मुस्तखराज विभाग का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए न्याय से, ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व से, ऑप्शन सी बकाया, एंड सी बकाया कर वसूली से। देखिए उत्तर ही लिख दिया है, बकाया कर वसूली से इसका संबंध था। और दीवानी मुस्तखराज विभाग के बारे में हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। दीवानी मुस्तखराज विभाग क्या था? अगर किसी व्यक्ति पर कर बकाया रह जाता था या लंबित राजस्व था, लंबे समय से राजस्व की वसूली नहीं हुई थी, तो दीवानी मुस्तखराज विभाग करता था उन करों की वसूली। ओके, और राजस्व को वसूलता था। न्याय तो काजी का काम था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भू राजस्व जानते हैं दीवाने रियासत का काम था, और सैन्य भर्ती मीर बख्शी का काम था। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अब जो रिपीटेशन हो रहा है जहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो उसको चर्चा दोबारा से नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको ये समझना है। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, और प्रश्न नंबर 12 है शहनाई मंडी से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय शहनाई मंडी किससे संबंधित पद था? सेना से, न्याय से, बाजार नियंत्रण से, गुप्तचर से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाजार नियंत्रण व्यवस्था से। यानी कि शहनाई मंडी किसको कहते थे? बाजार नियंत्रण, यानी कि बाजार व्यवस्था को बोलते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाजार व्यवस्था, शहनाई मंडी। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा आता है? प्रश्न नंबर है 13, और प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? देखिए, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया फिरोज शाह तुगलक ने? ऐसा नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा नहीं माना जाता है। दास प्रथा समाप्त की, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने इन सब कार्यों पर विशेष दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो प्रश्न नंबर 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक के अगर हम बारे में बात करें, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को समाप्त नहीं किया, और अलाउद्दीन खिलजी और मुगलों के समय तक ये लागू रहा था। ठीक है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी कब आया था? फिरोज शाह तुगलक से पहले था, तो उसके समय जजिया कर था। फिरोज शाह तुगलक ने भी जजिया कर लगाया था। और मुगलों के समय की अगर हम बात करते हैं, अकबर से पहले तक भी जजिया कर था, और अकबर के बाद में भी औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर की एक लंबी अवधि रही है। दास प्रथा की समाप्ति की अगर हम बात करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि दास प्रथा जारी रही थी फिरोज शाह तुगलक के समय, समाप्त नहीं हुई थी। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, इसमें कोई शक नहीं है। ये गलत हो जाएगा जवाब, क्योंकि जजिया कर केवल गैर मुस्लिम पुरुषों पर लगता था, और फिरोज शाह का
नया नियम नहीं था, ये बिल्कुल पुराना ही नियम था। सार्वजनिक कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये सही है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया था। सड़क बनवाई थी, नहर बनवाई थी, बावड़ी बनवाई थी, जिसे हम बोलते हैं बावली, किले बनवाए थे, मस्जिदों का निर्माण करवाया था, सिंचाई और कृषि विकास बहुत किया, इन सब कामों पर विशेष बल दिया था। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 30 क्या है, आप सॉरी, प्रश्न नंबर 13 के बाद 14 क्या है? इसलिए मुझे आज तबीयत ठीक नहीं है और जुकाम हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 14, वकील ए मुतलक का पद सर्वाधिक प्रभावशाली किसके समय था? वकील ए मुतलक का पद सर्वाधिक प्रभावशाली, मुतलक सोचिए कितना, बाबर के समय, हुमायूं के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? वकील ए मुतलक, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो राइट आंसर है वो हुमायूं नहीं है, ना ही बाबर है, ना ही शाहजहां है, बल्कि अकबर है। अकबर के समय वकील ए मुतलक जैसा पद दिखाई दिया, और ये वकील जो मुतलक थे वो मुख्य सचिव और सम्राट का सबसे प्रभावकारी सलाहकार था। ओके, इसको क्या बोलते थे? मुख्य सचिव। ओके, और सम्राट का सबसे प्रभावकारी सलाहकार। बाबर गलत हो जाएगा क्योंकि बाबर के समय ऐसा नहीं था। बाबर के समय प्रशासनिक पदों की स्थिरता और प्रभाव कम था, इसी वजह से। हुमायूं की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हुमायूं भी कई प्रशासनिक पद थे हुमायूं के समय, और वकील ए मुतलक का प्रभाव बहुत सीमित था, हालांकि था लेकिन सीमित। अगर बात बढ़ते हैं शाहजहां, ऑप्शन जो है डी दिखाई दे रहा है, शाहजहां के समय भी प्रशासनिक ढांचा स्थिर था, लेकिन वकील ए मुतलक का प्रभाव अकबर जितना नहीं था जितना कि अकबर के समय। ओके, तो अकबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की बात आती है, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी का संबंध किसके साथ है स्टूडेंट्स? हमें समझना होगा तुजुक ए जहांगीर किस प्रकार की रचना है। तो तुजुक ए जहांगीरी प्रशासनिक नियम, आत्मकथा, धार्मिक ग्रंथ, एंड ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा से संबंधित है तुजुक ए जहांगीरी। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, देखिए तुजुक ए जहांगीरी का संबंध यहाँ पर ऐसा क्यों है? प्रशासनिक नियम से इसका कोई संबंध नहीं है, गलत है, क्योंकि प्रशासनिक नियम एक अलग दस्तावेज होते हैं। ओके, जैसे कि फतूहात, फतूहात या सुल्तानी फरमान कह सकते हैं उसको, वो प्रशासनिक नियम वहाँ होते लिखे हुए। आत्मकथा इज राइट आंसर है, क्योंकि ये आत्मकथा तो जो कि जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, और जहांगीर ने इसको स्वयं लिखा है। ओके, और ये जहांगीर के जीवन की, उसके शासन की, उसके व्यक्तिगत अनुभव और निर्णय के बारे में विवरण देती है, सबके बारे में बताती है, जहांगीर के बारे में। धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र या धार्मिक मार्गदर्शन से संबंधित कोई ग्रंथ है ही नहीं। इतिहास ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास ग्रंथ अकबर के समय में अकबरनामा लिखा गया था, वही फेमस था, और और ये सब नहीं, ठीक है, ये डी ऑप्शन नहीं हो जाए। आते हैं प्रश्न नंबर, अगले बढ़ते हैं 16 पर, तुजुक ए बाबरी। देखिए बाबरी से संबंधित किताब है, और ये किसने लिखी है? तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसके आदेश पर हुआ? समझना है स्टूडेंट्स, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसके आदेश पर हुआ? प्रश्न नंबर 16, बाबर के आदेश पर, ऑप्शन बी हुमायूं के आदेश पर, ऑप्शन सी अकबर के आदेश पर, एंड डी जहांगीर के आदेश पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी। देखिए मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी। ओके, तो ये जो है किसके नाम पर? ऑप्शंस लगा सकते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, इसका क्या हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। किताब है और ऐसा पूछा जाता है, एक किताब मैंने आपकी एक किताब के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस किताब के बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है स्टूडेंट, और ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो नेक्स्ट क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।